नमस्कार दोस्तों, चैनल लाइफ अपडेट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे आप जानते हैं, हम बी आर अम्बेडकर जी की बायोग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में आपने उनके बचपन से लेकर उनकी पढ़ाई तक उनकी निजी ज़िंदगी को देखा था। उसके बाद जब 1919 में ये वापस आए थे इंडिया, तो जो नॉलेज इन्होंने गेन की थी उसकी हेल्प से इन्होंने जो रिफॉर्म्स लेकर आए वो हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। 1919, अगर मैं इस साल की बात करूं तो ये साल अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि 1919 में ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हुई थी। उसी के साथ साथ अगर 1919 की हल्की सी हम बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो ये वो दौर था जब साथ साथ अगर बाबा साहब तो अब फील्ड में आ रहे थे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी बैकग्राउंड स्टोरी है जो कुक हो रही थी। अगर 1909 यानी कि 10 साल पहले की मैं बात करूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम पे सबको यूनाइट करने में लगी हुई थी। जिस तरह से वो सबको यूनाइट कर रहे थे तो गवर्नमेंट ने वहीं पर अलग से लॉज निकाल दिए। वहाँ उन्होंने मिंटो मॉर्लो लॉ जो रिफॉर्म्स थे वो निकाले थे। उसके अकॉर्डिंग जितने हिंदूज थे या जितने भी मुस्लिम्स थे उनका अलग अलग इलेक्टोरेट हो गया था। अब ये बात से इंडियन नेशनल कांग्रेस कंप्लीटली शैटर हो चुकी थी। लेकिन इन लॉज को 10 साल बाद रिफॉर्म किया गया। जब रिफॉर्म किया गया तो उस टाइम पे बाबा साहब से सलाह अक्सर ली जाती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ लिख चुके थे, इन्हें ज्ञान बहुत ज़्यादा था, ऑलमोस्ट हर फील्ड की इनको नॉलेज थी। तो चाहे ब्रिटिशर्स हों चाहे हमारे इंडियंस हों, जब भी वो कुछ कमेटी में कुछ डिस्कशंस करते थे तो इनसे सलाह अक्सर लिया करते थे। तो उस टाइम पर जब 1919 में इस लॉ का रिफॉर्मेशन होना था तो उस टाइम पर भी बाबा साहब ने ये सजेस्ट किया था कि अगर आप मुस्लिम्स या हिंदूज़ का अलग अलग इलेक्टोरेट बना रहे हो तो उसी तरह से दलित्स का भी एक कम्प्लीटली अलग इलेक्टोरेट होना चाहिए, क्योंकि दलित्स को भी एक रिकग्निशन मिलनी चाहिए। अब ये शायद बहुत जेन्युइन है, क्योंकि जिस इंसान ने बचपन से ही डिस्क्रिमिनेशन देखा है, अनटचेबिलिटी देखी है, तो वो उस कम्युनिटी जिस कम्युनिटी को वो बिलोंग करता है उसको अपलिफ्ट करने का काम तो ज़रूर करेगा। बाबा साहब ने भी वही किया, लेकिन उस टाइम पर शायद उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था। बट एनी हाउ, जितनी भी आगे कमीशंस थी या जितनी भी डिस्कशंस होती थी, चाहे वो 1925 की कमीशन हो या फिर अगर 1927 की बात की जाए, हर बार इनसे सलाह ली जाती थी। लेकिन बाबा साहब उस दौरान भी अपना काम कर रहे थे। इन्होंने लगातार उस पीरियड में 5 पीरियोडिकल्स प्रिंट आउट किए। उन पीरियोडिकल्स में इन्होंने जितने अनटचेबल्स थे या जितने भी वो क्लास ऑफ सोसाइटी जिनको कभी रिकग्निशन नहीं मिला था उनके बारे में इन्होंने बात की थी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बाबा साहब अक्सर पढ़ाई पर जोर देते थे, क्योंकि वो खुद पढ़ लिख चुके थे। शायद यही एक रीज़न था कि उन्हें पढ़ाई लिखाई की महत्वता जो है वो समझ आ चुकी थी, क्योंकि वो जानते थे जब तक कोई कम्युनिटी पढ़ लिख नहीं जाती वो अपने राइट्स के लिए कभी अवेयर नहीं हो सकती। तो वो अक्सर दलित्स की पढ़ाई के ऊपर या औरतों की पढ़ाई के ऊपर बहुत जोर दिया करते थे। इसी के साथ साथ उस समय का एक कानून, बहुत पुराना हमारा कानून है जिसे हम मनुस्मृति कहते हैं। मनुस्मृति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसको एंशियंट, मोस्ट एंशियंट लॉ कह सकते हैं हम, क्योंकि उस टाइम पर जब बहुत ज़्यादा पुरानी सभ्यताएं थी तो कुछ कानून तो थे नहीं। तो यही कानून जिस वे में लिखे गए थे तो उसे एक तरह से लॉज मान लिया गया, उसको अडॉप्ट कर लिया गया। तो बाबा साहब उसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे। इन्होंने मनुस्मृति को जला दिया था। 25 दिसंबर 1927 को ये इन्होंने किया था, और आज भी मनुस्मृति के इनके जो फॉलोअर्स हैं वो नहीं मानते हैं, क्योंकि ये मानते थे कि मनुस्मृति में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो शायद औरतों के लिए या फिर जो दलित्स हैं उनके अगेंस्ट हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं इनकी आगे की ज़िंदगी की बात करूं तो इनकी जो वाइफ थी रामाबाई, अगर मैं उनकी बात करूं तो इन्होंने अपनी वाइफ को भी पढ़ाया था, लिखाया था, उनको भी इंटेलेक्चुअल बनाया था। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये औरतों के हकों के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। उसके अलावा अगर एक साल जो मैं सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर कहूँगी वो था 1932।
क्योंकि 1932 में जो बात इन्होंने 1919 में कही थी वो 1932 में यकीन अमल में आई थी। उस टाइम पर जब इन्होंने दलित इलेक्टोरेट की मांग की थी तो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, लेकिन 1932 में सरकार ने इसे अप्रूव कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर बना था इनके महात्मा गांधी और इनके बीच में डिसएग्रीमेंट्स का, क्योंकि महात्मा गांधी उस टाइम पे सबको यूनाइट कर रहे थे। वो पहले से ही चाहते थे कि हर इंसान, हर कम्युनिटी एक हो जाए और हम पूर्ण स्वराज की तरफ बढ़ जाएं। अब वहाँ पर सेपरेट दलित इलेक्टोरेट निकल गया, तो यहाँ पर एक डिवीज़न आ गई थी। उस टाइम पर इन्होंने पूना पैक्ट साइन किया था। पूना पैक्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट उस टाइम का इंसिडेंट है हम कह सकते हैं, क्योंकि पूना पैक्ट में इन्होंने ये चीज़ बहुत क्लियरली सबको कह दी थी कि हाँ, हम ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे, लेकिन अगर हम तुम्हारे साथ हैं तो हम हमारे हकों के लिए तब भी लड़ाई करेंगे, हमें हमारे राइट्स तब भी चाहिए। तो इस बात को जब महात्मा गांधी और दादा साहब और बाबा साहब के बीच में इनका अग्रीमेंट हुआ था तो पूना पैक्ट बना था। ये 1935 के एफर्ट्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एक कानून आया था जिसमें दलित्स को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की रिकॉग्निशन दे दी गई थी और दलित वर्ड जो है ओमिट कर दिया गया था। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो दादा साहब ने अपने पूरे पीरियड के दौरान की थी। ये इनका एक छोटा सा जर्नी था जो मैंने इसमें समराइज करके आपको बताया है। तो इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है या आगे इन्होंने अपने बाकी के टेन्योर में 1935 के बाद क्या क्या काम किया था, उसको देखने के लिए थर्ड वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।